अभी तक आपने ई वे बिल बनाने की और उसको प्रैक्टिकली फेस करने की सारी सिचुएशन समझ ली। अब हम आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन पे जहां पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो केसेस जहां पर आपको ई वे बिल नहीं बनाना, चाहे आपकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की ही क्यों ना हो। वो सारे केसेस रूल 138 में डिफाइन किए गए हैं। उन केसेस को आप अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे तो कुछ एक्सेप्शन तो गुड्स से रिलेटेड है और कुछ एक्सेप्शंस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो दोनों ही तरीके की सिचुएशन हमारे पास आ सकती है कि जी ये वाली गुड्स का ई वे बिल की जरूरत नहीं है, या ये वाले केस में मूवमेंट हो रही है लेकिन ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो वो सारे केसेस अब हम पढ़ेंगे कि जी जहां ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ई वे नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड स्पेसिफाइड इन एनेक्स्चर। रूल 138 में एक एनेक्स्चर दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि इस एनेक्स्चर में जितनी भी गुड्स हैं उनके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर आप उस एनेक्स्चर को ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर वही चीजें हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। जैसे पहली है लिक्विड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में यदि केरोसिन बेचा जा रहा है तो उसकी मूवमेंट पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। पोस्टेज बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय पोस्टेज डिपार्टमेंट, पोस्टेज डिपार्टमेंट यदि अपना माल इधर से उधर मूव करा रहा है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल एंड मेटल क्ले एंड प्रीशियस मेटल, इसमें 1 दिसंबर में चेंज आया है। यहाँ पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लिखा हुआ था जिसको उन्होंने हटा दिया। ये बेसिकली ये क्या है, प्रीशियस मेटल और प्रीशियस स्टोन। इसके लिए आप प्रैक्टिकली समझिए कि आपने सपोज 2 किलो सोना किसी होलसेलर को सेल आउट किया, वो गुजरात से दिल्ली आना है, या 10 किलो सोना, और यदि आप उसका ई वे बिल बना के पोर्टल पे चढ़ाएंगे तो इसका मतलब आप उसकी मूवमेंट को पब्लिक कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की कैटेगरी को गवर्नमेंट ने कहा कि जी यहाँ ई वे बिल की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि आप प्रीशियस मेटल या प्रीशियस स्टोन्स की मूवमेंट करा रहे हैं तो उस केस में भी आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी था लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो अब अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मूवमेंट हो रही है तो वो आप ई वे बिल बनाएंगे। इसी तरह ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, करेंसी, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, यूज्ड पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स के केस में भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अब क्या है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया कि जी अपना घर शिफ्ट करना है, वो अभी यहाँ रहते हैं दिल्ली में, एक जगह पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उन्होंने 2 ट्रांसपोर्टर को कहा कि जी मेरा माल ट्रक में डाल के वहां ले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूज्ड पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट की कैटेगरी में आ गया। तीसरा कोरल वर्क और वर्क कोरल, इस सिचुएशन में भी ई वे बिल की आवश्यकता नहीं। दूसरा, एनेक्स्चर में जो चीजें डिफाइन है वो देखा आपने, वो नॉर्मली गुड्स ही हैं कि अगर आप इन गुड्स की मूवमेंट करा रहे हो तो ई वे बिल की जरूरत नहीं। सेकंड केस, बी कैटेगरी में कह रहे हैं वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड व्हीकल या कन्वेंस, यानी कि आप ठेले से माल भेज रहे हो, या आप रिक्शा से माल भेज रहे हो, या आप बैलगाड़ी से माल भेज रहे हो, यानी कि आपने किसी ऐसे कन्वेंस से माल भेजा जो नॉन मोटराइज्ड है। उसमें आप चाहे 5 लाख का माल भेज रहे हो चाहे 50,000 का माल भेज रहे हो, वहां भी आपको ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो। अब जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन कहां तक की। सपोज आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, माल चाइना जाना है या यूके जाना है, तो आप माल कहाँ छोड़ेंगे, कस्टम पोर्ट पे ही छोड़ेंगे माल। तो आप अपनी गुड्स की मूवमेंट अपनी दुकान से, अपनी फैक्ट्री से कस्टम पोर्ट तक कराएंगे बस, और उसका ई वे बिल भी बनाएंगे। यानी कि परचेजर का नाम और पता तो बाहर की कंट्री का आ ही जाएगा और जीएसटीएन में यूआरपी आ जाएगा, और जब आप शिप टू में जाएंगे तो शिप टू में आप उस जगह का एड्रेस डाल लेंगे, उस कस्टम पोर्ट का एड्रेस डालेंगे जहां पे आप माल भेज रहे हैं कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो आपको केवल अपनी दुकान से कस्टम पोर्ट तक के लिए माल भेजने का ई वे बिल बनाना है।
एक बार माल कस्टम के पास पहुंच गया, उसके बाद यदि वो वहां से मूव करा के कैलकाटा लेके जाएगा या बॉम्बे पोर्ट लेके जाएगा, वो उसकी जिम्मेवारी है और उसके लिए उसको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब क्या है, ई वे बिल बनाने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी को एग्जाम्प्ट किया जाए, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं रूल 138 में, ये कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अगर स्टेट चाहे तो वो अपनी स्टेट के लिए कोई आइटम या कोई भी ऐसा केस ले सकती है जिसमें ई वे बिल को वो एग्जाम्प्ट करना चाहे तो कर दे। तो उसकी पावर उसको यहाँ डी पॉइंट से मिली कि जी वो स्टेट में भी किसी आइटम को या किसी एक्टिविटी को ई वे बिल की रिक्वायरमेंट से बाहर रखना चाहे तो रख सकती है। वेयर द गुड्स अदर देन डीएल बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो शेड्यूल नंबर 2017 में आइटम्स लिखी गई हैं उनके लिए भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर आप शेड्यूल 2017 खोल के देखेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप उनकी आइटम्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी आइटम ऐसी हैं जो पेरिशेबल नेचर की हैं, इसलिए उनके लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट भी नहीं रखी, और पेरिशेबल नेचर की भी हैं और एग्जम्प्टेड भी हैं जीएसटी से। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, नेचुरल हनी, लाइव प्लांट्स, फ्रेश फिश, इस तरीके की सारी आइटम नोटिफिकेशन नंबर 2017 में मेंशन है। इनके लिए भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है, यानी कि जब आप इनको माल को भेजेंगे तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी ही हो। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी जीएसटी से बाहर है। पेट्रोलियम क्रूड, ये भी जीएसटी से बाहर है। हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह, ये भी, इनके केसेस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जो शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज हैं, यदि आप वो कर रहे हैं तो वो भी ई वे बिल के दायरे से बाहर हैं। शेड्यूल 3 में जो एक्सप्लेन किया गया है उन आइटम्स को एक्सप्लेन किया गया है जो नाइदर सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस वहां मेंशन की गई हैं। जब वो नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसके लिए ई वे बिल की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड, जैसे कि अभी एक एक्सपोर्ट का केस मैंने बताया, ऐसे इंपोर्ट का केस भी हो सकता है कि आपने माल इंपोर्ट किया चाइना से, माल कैलकाटा पोर्ट पे आ गया, लेकिन आपका कस्टम क्लियरेंस तुगलकाबाद पोर्ट है, तो कैलकाटा से तुगलकाबाद लाने की जिम्मेवारी कस्टम की है। वो अपने कस्टम बॉन्ड में लेकर आएगा, अपने सुपरविजन में लेके आएगा और अपने हिसाब से लेके आएगा, वहां भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एक बार माल कस्टम पोर्ट पे आ गया, उसकी कस्टम क्लियरेंस हो गई, तब माल आप अपने फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में मंगाएंगे, उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा एज ए इनवर्ड सप्लायर, और उसमें पिकअप डिलीवरी उस कस्टम पोर्ट की डालनी पड़ेगी जहां से माल उठाया जाएगा। और उसमें जो समस्या आएगी वो ये आएगी कि जी मैंने इंपोर्ट किया, मेरा बिल जो है वो बिल फॉरेन करेंसी में है, डॉलर में है या किसी और में है। अब मैं ई वे बिल बना रहा हूं, मैं ई वे बिल बनाते समय उन आइटम्स की वैल्यू क्या मेंशन करूं? मैंने प्लेस, पिकअप प्लेस, कस्टम पोर्ट डाल दिया है। इसमें आप देखेंगे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री की कॉपी मिलती है। बिल ऑफ एंट्री की कॉपी में एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ होता है कि इस एक्सचेंज रेट से आप अपनी आइटम को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो उस एक्सचेंज रेट से आप अपनी उस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में निकालेंगे और अपना ई वे बिल, इनवर्ड ई वे बिल इंपोर्ट का, वहां पे परचेज की वैल्यू अकॉर्डिंगली वो डालेंगे। सिमिलरली एक्सपोर्ट के केस में भी यही होता है कि एक्सपोर्ट के केस में मेरा बिल फॉरेन करेंसी में बन गया, अब मैं क्या उसमें वैल्यू गुड्स की क्या डालूं? अगर आप देखेंगे तो गुड्स की वैल्यू कस्टम क्लियरेंस पे जो रेट डिक्लेयर होगा उस रेट के हिसाब से सेल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जी ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है ये एक महीने में 2 बार रेट डिक्लेयर करते हैं, और एक रेट होता है एक्सपोर्ट का और एक रेट होता है इंपोर्ट का। यदि आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो उस नोटिफिकेशन में रेट दिया गया है आप उस रेट के हिसाब से अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे
और अपने बिल की वैल्यू इंडियन रुपीज में निकालेंगे और उसे डालेंगे और अकॉर्डिंगली ई वे बिल तैयार करेंगे। और यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री में जो रेट दिया हुआ है उस रेट से आप अपनी वैल्यू इंपोर्ट की इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे और डालेंगे और माल को मंगाएंगे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज में रेट दिया होता है वो नॉर्मली वही रेट होता है जो कस्टम वाले अपने नोटिफिकेशन में निकालते हैं। कस्टम 15 दिन में एक बार नोटिफिकेशन जरूर निकालता है एक्सपोर्ट के रेट का और इंपोर्ट के रेट का। इसके बाद आता है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम एंड अंडर सुपरविजन। ये हो गया। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल। एक व्यापारी है, वो नेपाल में बैठा हुआ है, इंडिया का नहीं है, तो उसके पास जीएसटी तो होगा ही नहीं, वो नेपाल का है। उसने माल मंगाया अमेरिका से। अब नेपाल को आप देखेंगे, नेपाल में माल यदि पानी के जहाज से आएगा तो नेपाल में कोई सी पोर्ट नहीं है, उसका माल डेफिनेटली किसी इंडियन पोर्ट पे ही उतरेगा पहले। यदि उस व्यापारी ने माल मंगाया है तो वो इंडियन पोर्ट पे ही उतरेगा और इंडियन पोर्ट से ट्रांसपोर्ट के थ्रू नेपाल जाएगा या भूटान जाएगा यदि भूटान जा रहा है। सेम सिचुएशन एक्सपोर्ट के लिए भी हो सकती है कि नेपाल वाला व्यक्ति माल एक्सपोर्ट करना चाहता है और माल पानी शिपमेंट से जाएगा तो वो नेपाल से पहले कैलकाटा पोर्ट पे भेजेगा या भूटान से पहले कैलकाटा पोर्ट पे भेजेगा। ऐसी सिचुएशन में वो ई वे बिल नहीं कैसे बनाएगा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया कि वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम नेपाल और टू नेपाल और फ्रॉम भूटान और टू भूटान। यानी कि नेपाल और भूटान में यदि कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसका पोर्ट से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो बिना ई वे बिल के कवर होगा, और यदि एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी वो बिना ई वे बिल के कवर हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7। पहले उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 2 में जितनी आइटम्स थी उनको कहा था कि ये एग्जम्प्ट है, अब वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 7 में जो है वो एग्जम्प्ट है। नोटिफिकेशन नंबर 7 में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले सीडीएस हैं जिनके थ्रू माल सस्ते रेटों पे दिया जाता है। जो डिफेंस में ज्यादातर आपको दिख जाते हैं कि डिफेंस में कैंटीन्स हैं, वहां सस्ते रेट पे माल बिक रहा है। तो इन केसेस में भी इन लोगों को भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कोई मूवमेंट करा रही है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी कंसाइनर है और गुड्स की मूवमेंट करा रही है तो उसे भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और वेयर द एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, खाली कंटेनर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू ए डिस्टेंस। अब कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो धर्म कांटे पे तुलने के लिए जाती हैं, उनकी वेट निकालने के लिए माल का। उसके लिए क्या करते हैं कि वो पहले खाली ट्रक को तोला जाता है और फिर भरे हुए ट्रक को तोला जाता है, तो उसमें उनको गुड्स जो उसमें पड़ी हुई है उनका वेट निकल के आ जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि कई बार माल जो है धर्म कांटे पे तुलने के लिए जाता है या तुलने के बाद वापस आ रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि यदि 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर माल जा रहा है या माल आ रहा है तो ऐसी मूवमेंट में भी ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। वेयर द एम्प्टी सिलेंडर एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाली सिलेंडर या एलपीजी के जितने भी गैस खाली सिलेंडर मूव हो रहे हैं वहां भी जरूर। तो ये उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करके दी कि जहां पे हमें ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें उन्होंने कुछ गुड्स डिफाइन की कि जी इन गुड्स के केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शंस डिफाइन की कि इनको जरूरत नहीं है, और कुछ लोग डिफाइन किए कि जी इनको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडली इन्होंने 3 कैटेगरी में उसको कर दिया, लेकिन क्योंकि एग्जम्पशन एक साथ लिखी है तो वो कभी गुड्स की बात करने लग जाता है, कभी किसी कैटेगरी की बात करने लग जाता है, लेकिन सारे केसेस वही। इससे रिलेटेड किसी को कोई अगर समस्या है तो ठीक है, नहीं तो 138 रूल अब खत्म है, हम आगे चलेंगे। हेलो, हाँ जी सर अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो है एक फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर पे, जैसे शोरूम होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर किसी के पास है, सेकंड फ्लोर किसी के पास है,
तो पार्टी हाँ आपस जी। में माल ट्रांसफर करती है, तो उसमें भी ई हाँ वे बिल जी, नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा जी, क्योंकि वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू है। ई वे बिल केवल जब ही चाहिए जब किसी मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू चाहिए जा रहा है जी सामान। सर, एक थैंक यू फ्लोर सर। से दूसरी फ्लोर तक तो कोई व्हीकल ही नहीं लगेगा, झल्ली पे चला जाएगा। जी जी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। सर मेरे एक क्वेश्चन है। हेलो। सर मेरी एक बोलिए। पार्टी है। सर मेरी एक पार्टी है, उसने गुजरात से एक मशीन परचेज की थी। हम्म। गुजरात से मशीन परचेज की थी और वो दिल्ली लेके आया था। अब उसकी मशीन का एक पार्ट खराब हो गया। हम्म। एक पार्ट खराब हो गया। अब वो वहां से इंजीनियर आए और इंजीनियरों ने बोला कि यहाँ पे ये पार्ट सही नहीं हो सकता, इसे वापस हमारी कंपनी ले जाना पड़ेगा गुजरात, और हम्म। वहां सही हो क्या है। तो ठीक है। सर इस केस में इसकी कैसे लीगल जनरेट क्या है? जॉब वर्क के लिए जा रहा है ना मशीन, तो जॉब वर्क वाला रूल लगेगा। आप ई वे बिल बना के जॉब वर्क के लिए भेज दीजिए, ओके, तो सर जॉब और वर्क के हिसाब से। जब वो ठीक कर ले तो जॉब वर्क वापसी का जो वो बिल काटेंगे अपना सर्विसेज का, उसके हाँ, साथ माल को वापस भेज दे। ओके ये सर, सिचुएशन ओके। जॉब वर्क के केस में कवर हो रही है, सप्लाई के केस में कवर नहीं। मेरी अक्षमा यादव जी या मोहित पुनेता जी जो भी मॉडरेट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि काफी क्वेरीज आई हुई हैं चैट बॉक्स में भी ना, तो वो भी समय समय पे या लास्ट में एक बार उन्हें सारों को पढ़कर सर से सॉर्ट आउट करा कर ले। जी। सर मेरी एक क्वेरी थी। बोलिए। जैसे कि हम लोगों का 2 यूनिट 200 किलोमीटर के वो लग रेंज जाता है। जैसे एक अगर ये हाउस होल्ड वाली कैटेगरी है, होम, जैसे घर कोई शिफ्ट कर रहा है हाउस होल्ड एंड पर्सनल इफेक्ट्स। हाँ, उसमें वो दिखा दे कि जैसे फर्नीचर है, किसी ने फर्नीचर सेल आउट करना है, वो दिखा रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है, इस तरीके से थोड़ी मैनिपुलेशन। अगर वो पैकर एंड मूवर के थ्रू हो रही है तब तो थोड़ा जस्टिफाइड हो रहा है। अगर अदर देन दिस है तो वहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एक मैनु वेटिंग, जो वेट वाला है कैटेगरी, हम ये कह रहे हैं, क्या देते हैं कि वो कि धर्म कांटे में वेट होने जा रहा है, उसमें भी अगर डिस्टेंस जो है मान लो 5-10 किलोमीटर में है तो वहां पे भी मैनिपुलेशन हो सकती है कि एक रीजन दे देगा कि ये तो वेट के लिए जा रहा है बीमार। तो ये दो जो कैटेगरी एग्जेम्प्टेड वाली है, इसमें आई थिंक तो कुछ मैनिपुलेशन होती है, होगी शायद। तो मैनिपुलेशन करने वाले तो किसी भी कैटेगरी में मैनिपुलेशन कर लेंगे, हाँ और हाँ, जिसको सीधे चलना है वो सीधे ही चलेगा। राइट। लेकिन सरकार ने जो नियम दिया है उस नियम का गलत फायदा उठा के लोग हम्म। बाग इस चीज का बेनिफिट उठा लेते हैं, वो गलत है। उन्होंने दे दिया कि जी धर्म कांटे पे जा रही है तुलने के लिए और वहां से वापस आ रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट उठा ले इस बात का तो ठीक है, लेकिन रास्ते में जिस दिन पकड़ा जाएगा वो सारा बेनिफिट रिकवर हो जाएगा। नहीं, उसमें ना ऐसा नहीं, जैसे धर्म कांटे पे तुलने वाला कंसेप्ट होता है ना, उसे हाँ। आप समझिए। आप हर केस में ये नहीं कह सकते कि धर्म कांटे पे तुलने जा रही है। भाई धर्म कांटे पे कब तुलेगी? मान लो उसमें लोहा है, हैवी आइटम है, उसे आप वैसे नहीं तोल सकते, वो आइटम है जो तो धर्म कांटे वो धर्म कांटे पे तुलेगी, क्योंकि उसका वेट ही नहीं पता। भाई मैंने अपनी एक गाड़ी मंगाई, मतलब मैंने 8 लाख का सरिया मंगाया अभी स्कूल बनने में। अब वो कह रहा है कि भाई 8 लाख का सरिया तुल ही नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं कि पहले खाली गाड़ी तोलते हैं, फिर उसके बाद सरिया लोड कराते हैं, फिर उसके बाद भरी गाड़ी तोलते हैं। बिल्कुल। सेम होता है बिल्डिंग मटेरियल में। आप डस्ट ले रहे हो, ठीक है, ये चीजें ले रहे हो, लेकिन आपका नॉर्मल सामान जा रहा है, आप कह दो कि ये धर्म कांटे पे तुलने जा रहा है, वो कहेगा काय को तोल रहा है भाई, तो इसे धर्म धर्म कांटे पे, ये आइटम है ही नहीं धर्म कांटे पे तुलने वाली। तो धर्म कांटे पे तुलने वाला जो कंसेप्ट दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि धर्म कांटे पे तुले बिना उसका ई वे बिल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्वांटिटी क्लियर ही नहीं हो सकती थी, वैल्यू नहीं निकलेगी, क्वांटिटी नहीं बिल ही नहीं बन सकता था उसका। तो इसलिए उन्होंने धर्म कांटे को वहां पर रिलैक्स किया था। दूसरी चीज, जो हाउस होल्ड वाली चीजें जो आप बता रहे हैं कि भाई हाउस होल्ड वाले में भी ई वे बिल नहीं बनता, अब सिंपल सी बात है कि जो हाउस होल्ड वाली चीजें हैं, भाई मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें आइटम बिल्कुल क्लियर होगी कि घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं भाई पुराना सामान है, पूरा पैक्ड है, डब्बों में दिख रहा है बस। और अगर कोई ऐसा सामान है जिसमें घर शिफ्टिंग का कोई काम ही नहीं है, तो आप ये समझिएगा, इसमें एक मैं तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बता देता हूँ कि यूपी के अंदर तो बहुत सारी अपीलें होती हैं इसके अंदर। अभी सेक्शन 129 की नोटिस आते हैं, उसमें उन्होंने ग्राउंड लेवल की टीम को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कुछ भी कमी हो तुम इनकी पेनल्टी लगाओ 200% की, और ये बाद में अपील में आएंगे तब हम इनसे पैसे ले लेंगे। तो इसमें ना कोई लापरवाही ना करना आप।
अगर आप इसमें लापरवाही करी तो आपको 200% की पेनल्टी ठुक जाएगी और फिर आप अपील में लड़ते रहो, निकलवाते रहो। ठीक है ना जी। अच्छा सर, एक अभी ये अरविंद गुप्ता जी की क्वेरी है, मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये पूछना चाहिए अभी। In case of renting of machinery, what terms should be mentioned in the e-way bill? Is it rent amount or machinery amount? इन्होंने बोला है अरविंद गुप्ता जी ने कि भाई आप ये रेंटिंग ऑफ मशीनरी कर रहे हैं, व्हाट वैल्यू शुड बी मेंशन इन ई-वे बिल। अब जब आप रेंटिंग ऑफ मशीनरी कर रहे हैं तो भाई आपने मशीनरी रेंट के लिए दी, ठीक है, आप उसका ई-वे बिल बना रहे हो, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इज रेंटल अमाउंट और मशीनरी अमाउंट वाइल मूवमेंट ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर आप पहली बार जब ये ई-वे बिल बनाओगे, या आप सप्लाई के अंदर नहीं बनाओगे, या आप बनाओगे अदर देन सप्लाई, ठीक है ना, कि भाई हम ये जो मशीनरी है ये सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये अदर देन सप्लाई है, रेंट के लिए जा रही है, ठीक है ना। तो वहां पर आप ई-वे बिल में जो बनाओगे, क्योंकि सर्विस के केस में तो ई-वे बिल बनता ही नहीं है, हमेशा ई-वे बिल बनता है गुड्स के केस में, और यहाँ पर गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ तो गुड्स की रेंटल हो रही है, तो आप ई-वे बिल तो गुड्स की वैल्यू डाल के ही बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन अदर देन सप्लाई बनाओगे और आपको इन फ्यूचर ये दिखाना भी पड़ेगा कि आपने रेंट के लिए जो मशीन भेजी थी वो वापिस आई या नहीं आई। एग्जैक्टली ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसे वापसी नहीं दिखाओगे तो इसका मतलब तुमने सेल कर दी। ठीक है जी, क्लियर हो गया अरविंद गुप्ता जी? अगर क्लियर हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताना। पहले क्वेरी मेरी भी है। हाँ हाँ पूछो ना। सर मेरी एक पार्टी की मशीन है, डेमो के लिए जाती है डॉक्टरों के यहाँ इवेंट में, हाँ मतलब डेमो करने के लिए कि पसंद आएगी तो बिकेगी, नहीं तो उनको डेमो करवाया जाता है। अब वो मशीन मान लो छत्तीसगढ़ तक गई और छत्तीसगढ़ में डेमो कर दिया डॉक्टर का, और उसके बाद वही मशीन आगे फिर बॉम्बे जानी है, तो उसका ई-वे बिल छत्तीसगढ़ से बॉम्बे का नहीं बन पाता, क्योंकि फ्रोम में वो हमारा ही एड्रेस लेता है गाजियाबाद का, और क्योंकि मशीन वापसी। हेलो, हाँ जी सर बोलिए बोलिए। सर जैसे मशीन एक बार तो गई है यहाँ से, मान लो गाजियाबाद से हरियाणा गुड़गांव तक गई है, ई-वे बिल जब आप बनाते हैं तो वहां पे पिकअप पॉइंट का भी एक कॉलम होता है कि जी माल कहाँ से उठाना है और माल कहाँ पे डिलीवर करना है। एक तो आपका एड्रेस आ गया, जीएसटी नंबर डालते ही आपका एड्रेस आ जाएगा, दूसरी पार्टी का जीएसटी नंबर डालते ही उसका एड्रेस आ जाएगा, लेकिन गुड्स कहाँ से उठ रही हैं और कहाँ जा रही हैं इसके लिए भी 2 कॉलम दिए हुए हैं कि जी पिकअप पॉइंट ये है, डिलीवरी पॉइंट ये है। तो जब आप वहां से गुड्स उठाएंगे तो पिकअप एड्रेस वो वाला डालिए जहां से गुड्स उठानी है, और डिलीवरी एड्रेस वो डालिए जहां पे गुड्स को जाना है। सर फोर ओवन यूज वाला अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आता फ्रोम में, उसमें हमारा ही एड्रेस उठाता है। कौन सा ऑप्शन? 4 ओवन यूज, अपने यूज के लिए जो बना रहे हैं हम, क्योंकि हमारी मशीन बिकी नहीं है, हम तो डेमो करवा रहे हैं पसंद। अप्रूवल बेसिस ले जा रहे हैं ना, अगर उसमें ओके करें तो बेच दोगे। हाँ जी, ऑप्शन चेंज कर लो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का ऑप्शन ले लेना, या आप एक लाइन सेल का ऑप्शन भी ले सकते हो। लाइन सेल का ऑप्शन भी एक बार यूज करके देख सकते हो। लाइन सेल जर्नली जैसे तुमने देखा होगा सुबह ब्रेड की गाड़ी आती है ना, वो लाइन सेल यूज करते हैं कि भाई सुबह हमने 50 लाख का माल भर लिया गाड़ी में और सारी दुकानों पे जाते रहे और बेचते रहे, हमें पता नहीं कि क्या होगा। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, उसे करके देखना, वहां पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सागर अरोड़ा जी। ठीक है। हाँ सर, मेरी क्वेरी थी, जैसे कि हमारी 2 यूनिट है 200 किलोमीटर के रेंज में, तो हम लोग ब्रांच ट्रांसफर करके गुड्स दिखाते ई-वे बिल इशू कर देते हैं, लेकिन इनका जो है ना हम लोग R1 में नहीं दिखाते, कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं, दोनों जीएसटी नंबर है, दोनों एक ही स्टेट में 2 जीएसटी नंबर है, क्या है? जी सेम स्टेट में है। सेम स्टेट में जीएसटी नंबर 2 है या अलग अलग? सेम ही है सर। नहीं, सेम जीएसटी नंबर है तो वो सप्लाई हुई नहीं, वो तो आपने एक प्लेस ऑफ बिजनेस से दूसरे पे कराया, तो R1 में दिखाने की जरूरत है ही नहीं उसमें। चालान पे माल चला जाएगा। ठीक है ना, ट्रांस ट्रांसफर करके चालान में दिखा देते हैं सर। हाँ, चालान पे माल चला जाएगा और आप उसमें उसकी वैल्यू भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी वैल्यू ही रखें। नहीं, वैल्यू तो पूरी रखे तो ज्यादा सही है उसमें। हाँ, वो ज्यादा सही है, ठीक है ना, लेकिन आप उसमें आप चालान वाला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अगर यही इंटर स्टेट हो जाएगा तो चालान नहीं बनेगा, तब सेल ही बनेगी, और वो तो फिर जीएसटी नंबर भी, और फिर उसको आपको 1 में भी दिखाना पड़ेगा और उधर उसकी 2B में भी दिखाना पड़ेगा। सर ये मशीनरी जब रिपेयरिंग के लिए जाती है
तो उस टाइम में वैल्यू ऑफ मशीनरी ही दिखाना पड़ेगा ना, भले वो जॉब हाँ, वर्क के वैल्यू ऑफ लिए। मशीनरी दिखाओ, वो जॉब, हाँ जॉब वर्क के लिए तो गई है एक तरीके हाँ, से। तो फिर जब जॉब वर्कर रिटर्न करेगा मशीनरी, उस टाइम में वो कैसे बिल बनाएगा? तो क्योंकि वो तो नहीं, अपना जॉब वर्क का भी अमाउंट डालेगा सेल बिल के नहीं अंदर। नहीं जो जॉब वर्क का अमाउंट नहीं डलता, क्योंकि जॉब वर्क इज ए सर्विस, तो जॉब वर्क का अमाउंट नहीं डलता है। अगर मशीनरी 50 लाख की गई है तो वापसी में भी 50 लाख का ही बिल बनेगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो नो कॉफी नहीं होगी ट्रांजेक्शन कभी भी। मशीन की वैल्यू तो जाते समय भी सेम रहेगी और आते समय भी सेम ही रहेगी। जब आपने उसे जॉब वर्क के लिए भेजा और उसकी वैल्यू 5 लाख डाल दी, तो जब वो जॉब वर्क से वापस आएगी तब भी उसकी वैल्यू 5 लाख की डाली जाएगी। और जॉब वर्कर जो अपनी सर्विस का चार्जेस है वो अलग बिल में इशू करके अलग आपसे ले लेगा, और उसका ई वे बिल से कोई लिंक नहीं होगा। सुनील कुमार जी, अच्छा लगता है आप सर, हमारे जीएसटी के रेगुलर बैच में नहीं हो। आप क्वेरी पूछ रहे हो कि अगर डिफरेंट जीएसटी नंबर हुआ, 2 जीएसटी नंबर हुए, तो वो शेड्यूल 1 की सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 में, ठीक है ना। सर मशीनरी समझो कोई मशीनिंग के लिए भेजा है, उधर उसमें अगर कोई पार्ट एडिशन करने के लिए भेजा है, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है उससे, तो फिर उस टाइम में रिटर्न करने के टाइम में मशीनरी की वैल्यू बढ़ा के ही भेजेंगे या फिर कैसे होगा वो? अरे मैडम, उसमें उसमें इतना नहीं होता है। उसमें मान लो मैंने, अब आपने बोला कि मैंने अपनी मशीन नहीं भेजी ठीक करने के लिए, अब उसमें ठीक करने के समय में उसने कोई पार्ट डाल दिया, अगर कोई छोटा मोटा पार्ट उसने डाला है वो अपना जॉब वर्क वाले बिल में ही कर देगा वो। तो आप मशीनरी की वैल्यू को चेंज ना करें ना, कि आप बार बार, जब आपने एक ई वे बिल एक सेम वैल्यू का बनाया है और वो सप्लाई नहीं है, तो आपको दूसरा ई वे बिल भी सेम वैल्यू का ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। और अगर वो वैल्यू जो बढ़कर आई है, अब ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि वैल्यू बढ़ने से वो क्या कहते हैं कि जो आपने मशीनरी का पार्ट चेंज करा उससे 10 लाख 20 लाख की वैल्यू बढ़ गई। अगर 10 लाख 20 लाख की वैल्यू बढ़ गई तो एक बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में तो जनरली थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है वो जॉब वर्कर अपने बिल में ही ले लेता है कि भाई मैंने 50,000 का जॉब वर्क मेरी फीस हो गई, 2 लाख रुपए का मैंने कोई पार्ट चेंज कर दिया, तो वो 2.5 लाख रुपए का अपना सर्विस का बिल रेज कर देता है, ठीक है। अच्छा सर, इन केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हूँ और मेरी एक साइट शुरू होने वाली है चेन्नई में, और मैंने वहां का भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है। और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सर्विस प्लस मटेरियल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होता है। अब मुझे अपने हरियाणा से मटेरियल अपने चेन्नई पे भेजना है, तो इसमें ऑब्वियसली जो मेरा क्लाइंट है ना, उसका जीएसटी नंबर डाल के तो मैं ई वे बिल नहीं बना सकती, ठीक है। मैं अपना चेन्नई का खुद का जीएसटी नंबर डाल के ई वे बिल बनाऊंगी, बट इन दैट केस मेरे ऑफिस का एड्रेस अलग है और क्लाइंट की साइट कहीं और है, फिर मैं कैसे ई वे बिल जनरेट करूँ इसमें? ऐसी सिचुएशन में जब आप अपना माल हरियाणा से चेन्नई भेजेंगी तो आप अपने ही जीएसटी नंबर पे ई वे बिल बनाएंगी। जिस साइट पे काम चल रहा है उस क्लाइंट का ई वे बिल उस क्लाइंट के नंबर पे ई वे बिल नहीं बनाएंगी, क्योंकि आप अभी माल अपने पास ही ले जा रही है, वहां ले जाके उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन किसी और एड्रेस से है और साइट किसी और एड्रेस पे चल रही है, तो वहां आप अपना बिल टू में अपना एड्रेस डालिए और शिप टू में वो साइट का एड्रेस डालिए जहां पे उसकी डिलीवरी करानी है। जैसे आप हरियाणा में रजिस्टर्ड है और हरियाणा में आप गुड़गांव के एड्रेस से रजिस्टर्ड है और साइट आपकी चल रही है कहीं और हरियाणा में, अंबाला में चल रही है या करनाल में चल रही है, तो आप अपने हरियाणा में गुड़गांव वाला जीएसटी नंबर डालिए बिल टू में और डिलीवरी कराइए करनाल में शिप टू में, समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको कहीं जीएसटीआर 1 में भी शो करना, क्योंकि जीएसटीआर 1 में तो वो बिल शो करती है जो मैं टोटल अपना सर्विस प्लस मटेरियल का लास्ट में फाइनल बिल डालती हूँ। हाँ, तो जब आपने डिलीवरी वहां करा दी तो उसका सर्विस प्लस मटेरियल का बिल रेस करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली शिप टू में कवर हो जाएगा कि जी ये माल मैंने वहां शिप टू कराया था 10 लाख का, अब मेरा 20 लाख का बिल जा रहा है उसमें। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा बंगाल में एक तो पार्ट क्लाइंट है, तो उसमें क्या है कि झारखंड से कंटिन्यू बेसिस में कोई बिल बना के हमको भेज रहा है और मैं कंटिन्यू कैंसिल करते जा रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि कैंसिल करते करते कभी भूल जाता हूँ, डिपार्टमेंट में गया हूँ, रिपोर्ट भी किया हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि झारखंड का क्लाइंट है कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ है क्या, कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं कि बार बार ये आदमी हमको रिपोर्ट बना रहा है? आप उस झारखंड वाले का जीएसटी नंबर नोट कीजिए
और उसे सर्च कीजिए, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, और उसका जो भी वहां पे डिपार्टमेंट का जो भी उसका एरिया है उसमें आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, और पार्टी को भी लेटर लिख के भेजिए कि जी आपके जीएसटी नंबर से मेरे जीएसटी नंबर पे ई वे बिल रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, प्लीज चेक कीजिए, किसी दूसरे का तो नहीं है। आप उसे कम्युनिकेट कीजिए। मतलब हाँ, वो तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ने तो किया नहीं है, लेकिन आदमी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये फेक भी है, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है, जो कैला का है वो फेक है एक्चुअल। तो हाँ, आप उसका सर्च करेंगे ना तो रेड कलर से जो आएगा वो उसकी जूरिडिक्शन आ जाएगी, उस जूरिडिक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए कि जी ये रेगुलर। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारे नंबर पे ई वे बिल रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, और हमने इन पार्टी को इन्फॉर्म भी किया है ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप इसे चेक कीजिए, कल को हम परेशानी में ना पड़ जाए। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए जोत शर्मा जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट लाइक लैपटॉप मोर देन 50K बाय करते हैं तो ई वे बिल लगेगा क्या? हाँ लगेगा, और इस केस में ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ सबसे पहले ही बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की है या कोरियर एजेंसी की है, वो आपके बिल के बेसिस पे ई वे बिल तैयार करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर और ए कोरियर एजेंसी और एन ऑथराइज्ड फ्रॉम एन ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसाइनर, द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ऑफ द ई वे बिल मे बी ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी। अगर ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं आप, वो ई वे बिल तैयार करेंगे।